गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग जो है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है या ब्लड में डिफ्यूज़ होता है, और जो ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, मतलब ब्रीदिंग के प्रायर प्रोसेस से, ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डिफ्यूज़ आउट होकर के एल्वियोलाई में आता है लंग्स की, और वहाँ से फिर हमारे बॉडी के बाहर जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था लंग्स के अंदर, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन को अगर हम लोग देखें तो दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू इंटरनल रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन अब हमारे बॉडी में आ गई है, अंदर आ गई है ब्लड में, उस ऑक्सीजन का होता क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑक्सीजन के हेल्प से हमारी बॉडी जो है सेल्स के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करती है। ठीक है, जिसको कि एक्चुअल रेस्पिरेशन या हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता कैसे है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है फिर ब्लड के हेल्प से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, ट्रैवल करेगा और ब्लड जो है वो टिश्यूज़ तक जाएगा। जब ब्लड टिश्यूज़ तक जाता है तो टिश्यूज़ के बीच में भी कुछ फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ब्लड की कैपिलरीज जो टिश्यूज़ तक जाती हैं, ब्लड की कैपिलरीज से निकल के ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर। टिश्यू फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन जब डिफ्यूज़ हो जाता है, उसके बाद टिश्यू फ्लूइड जो है वो ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो सारे सेल्स में इंडिविजुअली डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होता है कि ऑक्सीजन का यूज़ करके जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज का या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, I'll actually write cellular respiration over here. ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, अब ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है ये कैसे होता है? ऑक्सीजन जो है वो जब ईच एंड एवरी सेल तक जाएगा, ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये दो जगहों पे होगा, दो प्लेसेस पे होगा। ठीक है, पहला सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है उसको हम लोग बेसिकली जो है टू प्लेसेस में या टू लोकेशंस में हम लोग उसको लोकलाइज कर सकते हैं। यानी कि टू लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। फर्स्ट इज़ द साइटोप्लाज्म, फर्स्ट इज़ द साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वहीं पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के हेल्प से होगा, सो दैट उस ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, तो आधा ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और बाकी आधा ब्रेकडाउन जो है, कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो होता है
माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे बाकी स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्यों है, कोई और शुगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्यों नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, सबसे सिंपल शुगर जो है दैट इज़ द ग्लूकोज। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन का जो पूरा टॉपिक है, हम लोगों ने अभी न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो है हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितना भी स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, तो जो कोई भी स्टार्च या दूसरे टाइप का शुगर जैसे सुक्रोज या लैक्टोज या डिफरेंट टाइप के शुगर्स जो हम लोग अलग अलग सोर्सेस से कंज्यूम करते हैं, तो वो जो शुगर है उसका जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद में वो सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्योंकि सिंपलेस्ट शुगर है, उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे जो है ग्लूकोज से जो है एनर्जी ऑब्टेन करना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग सुक्रोज की बात करें या लैक्टोज की या हम लोग गैलेक्टोज की बात करें, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो है कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। ठीक है, तो अगर इनको हम एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेकर के चलेंगे तो इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करना जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और जितनी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंस्टेंटली होती है उतनी एनर्जी उनसे बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ग्लूकोज को ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना बहुत इजी होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होता है, और इससे एनर्जी का फॉर्मेशन यानी कि एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होता है। ओके, इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर करता है तो ग्लूकोज सबसे पहले डिसॉल्व कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के हेल्प से साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज पाइरूवेट नाम के एक 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के हेल्प से ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, पाइरूवेट नाम के एक सब्सटेंस में, और पाइरूवेट जो है वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड ही है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है कहाँ पर होगा, ये पूरा प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने का जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको इलेबोरेट करने की। ग्लाइकोलाइसिस जो है फिर भी जनरली मैं बता रही हूँ, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का एक चेन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का एक चेन है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो एंजाइम्स के हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनली पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर जब पाइरूवेट बन गया, ठीक है, इसके बाद पाइरूवेट आगे 3 तरीके की चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कि ऑक्सीजन अवेलेबल है
ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है। 3 कंडीशंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। पायरूवेट आगे क्या बनेगा, ये 3 चीज़ों पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरा फैक्टर ये कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, और तीसरा फैक्टर ये कि ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है लेकिन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पायरूवेट का फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होगा। ठीक है, तो इतना आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है कि ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट में। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या होगा। इससे आगे अब पायरूवेट जो है अभी तक साइटोप्लाज्म में था, अब पायरूवेट जो है वो मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, पायरूवेट मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ठीक है, पायरूवेट मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो अब ये जो पायरूवेट है ये कहाँ पर आ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया है। ठीक है, ये जो पायरूवेट है इसका आगे क्या होगा, मैंने बोला था 3 फैक्टर्स पे, 3 कंडीशंस पे डिपेंड करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या होगा, पहले कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, प्लस का साइन लगाया मैंने, यानी कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है और एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो पायरूवेट को अगर प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तब क्या होता है, पायरूवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, पायरूवेट का क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और एज अ रिजल्ट CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पायरूवेट को अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है उसका, और वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में और एनर्जी में। एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, ATP के फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब मान के चलो दूसरा केस देखते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा कि पायरूवेट जो है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, पायरूवेट का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर बनता है C2H5OH प्लस एनर्जी। अब C2H5OH क्या है, C2H5OH इज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरूवेट किस में ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, और पायरूवेट से क्या बनता है, C2H5OH यानी कि इथेनॉल बनती है और एनर्जी बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ओके, ठीक है, अब इतनी चीज़ें बन गई। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन में ऑक्सीजन है लेकिन कम अमाउंट में है, प्लस माइनस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है लेकिन कम अमाउंट में है, पार्शियल ऑक्सीजन का सप्लाई है, कम है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, पायरूवेट जो है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उस केस में क्या होगा, क्या बनेगा, पायरूवेट से लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब ये जो तीनों केसेस मैंने आपको शो किए, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 3 वेरिएशंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, यहाँ पे ऑक्सीजन कम था और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये जो तीनों डिफरेंट केसेस हैं इनको हम लोग 3 डिफरेंट नाम से बुला सकते हैं। कैसे कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल था, तो ये वाला जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक
रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बाकी दो केसेस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है। तो ये जो दोनों केसेस हैं, इन दोनों केसेस को, ठीक है, ये जो दोनों केसेस है, इन दोनों केसेस को हम कह सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों केसेस को हम क्या कह सकते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन या तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है या बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केसेस में आ जाएंगे, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अब दो टाइप के रेस्पिरेशन हो गए हमारे पास, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जनरली जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को ही मिलेगा आपको। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि सब में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जनरली आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है या फिर ह्यूमन बींग्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ये वाला प्रोसेस जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और फाइनली इथेनॉल एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो पाथवे है ये जनरली आपको ईस्ट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं जो कि एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया में और ईस्ट में या फंगस जो है उसके अंदर आपको क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये वाला जो टाइप है जहाँ पर इथेनॉल बनता है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप है जहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल बन रहा है, इसको एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फर्मेंटेशन। ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या है, फर्मेंट करना यानी कि खट्टा करना। जैसे कि अगर हम लोग इडली का बैटर घर में पीस करके रखते हैं या ढोकले का बैटर हम लोग बना करके रखते हैं, तो ओवरनाइट रहने से वो कैसे फूल जाता है, उसमें थोड़ी खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगती है। सो दैट प्रोसेस जहाँ पर एक्चुअली अल्कोहल बनता है या अल्कोहलिक कंपाउंड्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंट करना यानी कि खट्टा करना। तो फर्मेंटेशन हमको अपने घर में भी देखने के लिए मिलता है, इडली के बैटर में, ढोकला के बैटर में हमको फर्मेंटेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, या फिर चावल है, चावल को अगर आप पानी में डाल करके उसको 15 या 20 दिन तक रखोगे तो उसमें से भी खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है। इनफैक्ट 2 दिन के अंदर ही चावल में से, वैसे चावलों में से खट्टी स्मेल आने लगती, तो वहाँ पे भी आपको फर्मेंटेशन देखने के लिए मिलेगा। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली अल्कोहलिक सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यूज़ करके इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे वाइन होता है, बियर होता है, विस्की, रम, इस टाइप के जितने भी डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, वो अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, कई बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स जो हैं उसको भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनाया जाता है। या फिर जो चीज़ बनता है या पनीर बनता है, ठीक है, तो ये जो डेयरी इंडस्ट्री होती है उसमें भी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है। या जो हम लोग घर में दही जमाते हैं या जो इंडस्ट्रियल लेवल पे डेयरी वगैरह में दही जमाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन ओनली। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एक पाथवे है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर हो रहा है देन ओनली वी कैन कॉल इट एज फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर बाहर कहीं हो रहा है तो उसको हम लोग जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन ही बोलेंगे, लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगा, देन वी कैन कॉल इट एज फर्मेंटेशन। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप में आते हैं। थर्ड टाइप में क्या हो गया, यहाँ पे पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन के नेग्लिजिबल अमाउंट में, कम अमाउंट में क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। तो मैंने क्या बोला था, एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में भी देखने के लिए मिलता है।
कैसे मिलता है? जब कभी भी हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत चल लिए, बहुत दौड़ लिए, या किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोगों ने फिज़िकल एक्टिविटी कर ली, खेल लिए बहुत ज़्यादा, अगर अचानक से बहुत दिन के बाद बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग खेल लेते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी में मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये जो मसल पेन होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रैम्प्स। दीज आर नोन एज मसल क्रैम्प्स। तो ये जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, ये मसल क्रैम्प्स जो हैं ये किसके वजह से होते हैं? हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने से होता है। कैसे होता है? जब मसल सेल्स हैं तो उनके अंदर भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा ही। ठीक है, तो जब उनके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, तो खेलने के समय या हैवी फिजिकल एक्टिविटी करने के टाइम पे क्या होता है, बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तभी तो हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी बना पाएगी और तभी हम वो एक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड तो ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ तो होता है लेकिन हमको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो मिल नहीं पाता है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक जल्दी जल्दी वो ऑक्सीजन जो है वो पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई जो है वो एकदम कम है। ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने से क्या होगा, मसल के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो गिर जाएगा। अब ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन के कम होने से क्या होगा कि मसल सेल्स के अंदर पाइरूवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जैसे जैसे फिर एक्यूमुलेट हो जाने के बाद में जब हम लोग रेस्ट करते हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं तब धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड जो है इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के वजह से हमारे मसल्स जो हैं उसमें पेन होने लगता है और उसी पेन को हम लोग कहते हैं क्या, मसल क्रैम्प्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का लोकेशन जो है उसको सेपरेट आउट करूं तो फर्स्ट वाला जो है इन द सेल्स नॉर्मली होगा। ठीक है, ये जो है इन बैक्टीरिया होगा, या फिर ईस्ट में भी होगा ये प्रोसेस। ठीक है, और ये थर्ड वाला जो प्रोसेस है इन मसल सेल्स। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब ये जो चार्ट है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज से पाइरूवेट बनना और पाइरूवेट से फिर ये जो 3 पाथवे मैंने आप लोगों को शो किया, ये जो फ्लो चार्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में एटलीस्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये निकल के आते हैं। ठीक है, तो बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज़ टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट, बिकॉज इसमें से 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई दिस होल टॉपिक टू यू वंस अगेन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब पाइरूवेट जो है, पाइरूवेट का ब्रेकडाउन हो गया, एनर्जी बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी एफिनिटी वाटर से ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में ज़्यादा इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर बना, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होता है, सेल से बाहर निकल के पहले टिश्यू के फ्लूइड में आता है और टिश्यू के फ्लूइड से फिर वो कहाँ पर आता है, ब्लड में आता है। तो ब्लड में आ जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है, वाटर में इजीली सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 70% पार्ट जो है
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 70% पार्ट जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। तो जितना भी ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुआ तो उस ऑक्सीजन का 70% पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होगा, कहाँ पर, लंग्स पे। ठीक है, उसके बाद बाकी 30% का क्या हो गया, बाकी 30% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है, थोड़ा पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ फॉर्म मतलब जुड़ता है, कंबाइन होता है, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज कार्बोनिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन है ये कंस्टिट्यूट करता है 23% ऑफ द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो 70 + 23 कितना हुआ, 93% हो गया। बाकी 7% किस फॉर्म में होगा, ठीक है, बाकी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, सॉरी, बाकी 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, आयोनिक फॉर्म में जो है उसमें ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर इट कैन बी फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो 3 तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स तक। या तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक है, 23% जो है वो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और बाकी 7% जो है वो कार्बोनिक एसिड या आयोनिक फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा और उसका ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग हमारा रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है उसको कंक्लूड करते हैं। अब रेस्पिरेशन का फ़ायदा क्या क्या है, रेस्पिरेशन का भी तो कुछ फ़ायदा होगा। रेस्पिरेशन का फ़ायदा क्या है, रेस्पिरेशन पहली बात एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, दूसरी बात एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, तीसरी बात जो है रेस्पिरेशन के साथ साथ जो है हमारी बॉडी को कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक है, चौथी बात रेस्पिरेशन के थ्रू जो है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग द थर्ड लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, so I hope that this particular topic is clear to you. If you are having any doubts, you can ask me personally. Thank you.